हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना नया टॉपिक। मैंने कल बताया था आपको आज हमें क्या पढ़ना है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो हेडिंग डालेंगे सभी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो हमने जितनी भी स्टडी की, किसके बारे में स्टडी की, पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डिस्कशन में करते हुए हम पढ़ेंगे कंटिन्यूअसली अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो उसे कैसे फाइंड करना है। तो तीन टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होता है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। पहला होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तीनों की स्टडी हम करते हैं। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है अगर किसी रॉड के ऊपर किसी लाइन के अलोंग चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, इस पूरी की रॉड के ऊपर हमने चार्ज को यूनिफॉर्मली, क्यू चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसका लेंथ अगर L है, लेंथ क्या है L, तो इसकी यूनिट लेंथ पे चार्ज को हम कैसे लिखेंगे, लैम्डा से। यूनिट लेंथ के ऊपर जो चार्ज होता है उसी को बोलते हैं हम लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोलेंगे, यूनिट लेंथ के ऊपर जितना चार्ज होगा उसे लीनियर चार्ज डेंसिटी, और रिप्रेजेंट किससे करेंगे, लैम्डा से। यहाँ पे लिखते हैं हम लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो क्या आएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, उसे लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, यूनिट लेंथ के ऊपर जितना चार्ज होता है उसे बोल दिया जाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ। अगला हम पढ़ेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सरफेस के ऊपर चार्ज को अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है क्यू चार्ज को, तो इस टोटल सरफेस का एरिया अगर S हो, इस टोटल सरफेस का एरिया कितना है S, तो हम अगर फाइंड करना चाहते हैं इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा से, और वो क्या होगा, चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज पर यूनिट एरिया मतलब टोटल चार्ज को टोटल सरफेस एरिया से जब डिवाइड कर देंगे तो यूनिट एरिया पे कितना चार्ज है ये आ जाएगा। इसी क्या पढ़ा जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगला हम पढ़ेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक वॉल्यूम में किसी स्फीयर में चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, जिसका वॉल्यूम, स्फीयर का कोई भी वॉल्यूम हो सकता है, उसके अंदर हमने क्यू चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो यूनिट वॉल्यूम में जितना चार्ज होगा उसे बोला जाएगा वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इसे बोलेंगे हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं रो से। रो किसके इक्वल होगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो इस टाइप से हम पढ़ेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बारे में। अब
चार्ज अगर किसी सरफेस के ऊपर या किसी वॉल्यूम के ऊपर या किसी लेंथ के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है तो इसके कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी पॉइंट पे निकालना हुआ तो इसका अलग आएगा क्योंकि इसका डिस्टेंस अलग है, यहाँ के चार्ज का अलग आएगा, यहाँ के चार्ज का अलग, यहाँ के सब चार्ज के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट अलग अलग होगा। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इन छोटे छोटे एलिमेंट के कारण यहाँ जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे ऐड करना पड़ेगा। अब वो कैसे करते हैं हम ये एक क्वेश्चन से समझते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं इसका। एक रॉड है, इनफाइनाइटली लॉन्ग रॉड, यहां से हमें y डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को फाइंड करना है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जबकि इस पूरी रॉड के ऊपर जो चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो क्या गिवन है, लैम्डा। लैम्डा यहाँ पे होगी लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं। हम टोटल चार्ज के कारण तो डायरेक्ट यहाँ पे नहीं निकाल सकते क्योंकि हर चार्ज की डेंसिटी क्या है, हर चार्ज का यहाँ से डिस्टेंस क्या है अलग अलग, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा आएगा अलग अलग। पर हम जानते हैं कि पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है भाई, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है kq/r²। तो हम एक छोटा सा एलिमेंट ऐसा लेते हैं जो कि इस पॉइंट के लिए एक पॉइंट चार्ज के जैसे एक्ट करे। ये बहुत छोटा सा हमने एलिमेंट ले लिया। इस एलिमेंट को मैं बोलता हूँ, यहाँ से हमने x डिस्टेंस पे लिया ये एलिमेंट, और ये एलिमेंट का जो पार्ट है वो कितनी लेंथ का है, dx लेंथ का। x डिस्टेंस पे dx लेंथ का हमने एक एलिमेंट लिया। अब ये एलिमेंट इस पॉइंट के लिए पॉइंट चार्ज के जैसे वर्क करेगा, इसलिए इसके कारण यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। किधर होगी इसकी स्ट्रेंथ, इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ इस डायरेक्शन में होगी। अच्छा इस डायरेक्शन में होगी, अभी छोटा सा चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी छोटी सी होगी, इसीलिए इसे क्या लिख दिया गया, d। अच्छा ये जो एलिमेंट है जो हमने लिया वो यहाँ से एंगल बना रहा है, मान लो कितना एंगल बना रहा है, थीटा। जब थीटा एंगल बना रहा है, अब देखो इस एलिमेंट के जैसा ही एक एलिमेंट इस पॉइंट के इधर भी होगा, तो जैसा एलिमेंट मैंने यहाँ लिया वैसा का वैसा एलिमेंट एक इधर भी होगा dx लेंथ का। इसके कारण भी यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ आएगी वो कैसी आएगी, d। अब जितना एंगल यहाँ पे है उतना ही एंगल यहाँ भी होगा, थीटा। अब देखो d का दो कंपोनेंट हो जाएंगे हमारे पास, ये थीटा ये थीटा, तो d का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा वो होगा d sin थीटा, होगा d sin थीटा, और इस d का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा वो भी होगा d sin थीटा। अब अपवर्ड डायरेक्शन के अगर कंपोनेंट देखें तो वो कौन कौन से हैं, d का इधर वाला कंपोनेंट d cos थीटा, और इस d का ये वाला कंपोनेंट वो भी आ जाएगा d cos थीटा। मतलब ऊपर वाले जो कंपोनेंट है वो तो ऐड हो जाएंगे और d sin थीटा ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के ये वाले कंपोनेंट, क्योंकि ये इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में है। मतलब d cos थीटा वाले जितने भी कंपोनेंट होंगे उन सारे कंपोनेंट्स को हम ऐड कर सकते हैं। तो अगर इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हुआ तो हमें क्या करना पड़ेगा, d cos थीटा वाले कंपोनेंट्स को ऐड करना होगा, और ऐड करने का मतलब क्या करना है हमें, इंटीग्रेशन। ठीक है, अब ये छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड d ये फाइंड कर लेते हैं, ये छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास फार्मूला है, पॉइंट चार्ज के जैसे वर्क कर रहा है इसलिए इसे लिख सकते हैं k। अब q की जगह क्या लिखेंगे, अच्छा इसकी यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना है, लैम्डा।
लीनियर चार्ज डेंसिटी इसकी लैम्डा, इसलिए इसकी यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना होगा लैम्डा, तो dx लेंथ पे चार्ज कितना होगा भाई लैम्डा इनटू dx। ये हो गया kq, डिवाइड किससे करेंगे r², r² क्या होगा ये वाला डिस्टेंस, और ये वाला डिस्टेंस अभी अगर हम मान लें ये डिस्टेंस a है, तो इस ट्रायंगल में a² किसके इक्वल होगा x² प्लस y² हम जानते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम r² की जगह पे a² लिखेंगे और a² की वैल्यू हमें पता है क्या है x² प्लस y²। क्या समझ पाए यहाँ तक, ठीक है। अब d इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास पता चल गया कि इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस लिखें तो वो किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस tan थीटा के इक्वल आता है। तो tan थीटा कितना आएगा यहाँ पे tan थीटा होगा परपेंडिकुलर मतलब x डिवाइड बाय y, यहाँ से x का वैल्यू कितना होगा y into tan थीटा के इक्वल। अगर हम x का डिफरेंशिएशन करें थीटा के रेस्पेक्ट में तो dx किसके इक्वल आ जाएगा y into sec स्क्वायर थीटा into d थीटा। tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ से dx का वैल्यू कितना आ गया y sec स्क्वायर थीटा into d थीटा। तो सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर देते हैं, d is equal to k into lambda into dx की जगह लिखेंगे हम y into sec स्क्वायर थीटा into d थीटा, तो डिवाइड में x की वैल्यू कितनी है y tan थीटा की इक्वल, तो x की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे y tan थीटा के इक्वल। अब ये x का स्क्वायर है इसलिए यहाँ लिख देंगे y स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस y स्क्वायर। क्या ये कैलकुलेशन समझ पाए, ठीक है। अब इसके आगे क्या करना है वो देखो, ये छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड d वो किसके इक्वल आएगा k into lambda into y into sec square theta into d theta डिवाइड बाय y स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ जाएगा y स्क्वायर, अंदर क्या बचा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे d is equal to k into lambda into एक y से एक y कट गया तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा into d थीटा डिवाइड बाय sec स्क्वायर थीटा into y, एक y बचा है sec स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा कट गया, d छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आया k into lambda into d थीटा by y, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है कहानी, ठीक है। अब इस d की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे क्योंकि हमें तो क्या फाइंड करना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, पर हमने अभी क्या फाइंड किया केवल छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड इस सिंगल पॉइंट के कारण। अब इस सिंगल पॉइंट के कारण जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है उतना ही इसके कारण, वैसा ही इसके कारण में आएगा, इसके कारण में आएगा, सबके कारण आएगा, तो सबका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं। ऐड करना मतलब इंटीग्रेशन करना, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड will be d की जगह लिखेंगे हम k into lambda into d theta divided by y into cos theta, ठीक है। अब देखो k तो कांस्टेंट है, lambda भी कांस्टेंट है, y भी कांस्टेंट है, जो भी कांस्टेंट आता है वो इंटीग्रेशन से बाहर हो जाता है। तो k into lambda divided by y ये तो इंटीग्रेशन से बाहर, और अंदर क्या बचा cos थीटा into d थीटा। अब हमें लिमिट देखना है, लिमिट क्या रखेंगे इस थीटा की, थीटा अब ये वायर कैसा है इनफाइनाइटली लॉन्ग, तो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर में अगर तो ये थीटा धीरे धीरे बढ़ जाएगा और मैक्सिमम ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री के इक्वल। वैसे इस डायरेक्शन में भी ये थीटा धीरे धीरे बढ़ेगा और इधर भी ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री के इक्वल। पर एक बार हम किधर गए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक बार किधर गए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एक को पॉजिटिव लिखेंगे और दूसरे को नेगेटिव लिखेंगे। तो ये एंगल होगा तो 90, इधर भी एंगल क्या होगा 90, पर एक की लिमिट क्या लिखेंगे -90 से +90,
90 तक। ठीक है, तो यहां से हमने क्या लिख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, अभी cos थीटा का लिमिट रखते आ गए सब लोगों को। ठीक है, अब देखो cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin थीटा, तो हम लिख देते हैं cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा बाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू k लैम्डा बाई y इनटू cos थीटा का इंटीग्रेशन कर दिया sin थीटा के इक्वल लिमिट रख दिया हमने -π/2 से π/, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से हम निकालेंगे k लैम्डा बाई y इनटू, अब sin थीटा अपर लिमिट रखेंगे तो क्या होगा sin π/2 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे sin माइनस का π/2। अब हम जानते हैं sin -π/2 इज इक्वल टू माइनस sin π/2, तो k लैम्डा बाई y होगा sin π/2 माइनस बाहर आएगा, एक माइनस पहले से मतलब प्लस का sin π/2, और sin π/2 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 + 1 कितना होगा 2, ये वैल्यू आ गया 2k लैम्डा बाई y। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा। अब लैम्डा k की वैल्यू रख सकते हैं, k की वैल्यू कितनी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 इनटू लैम्डा डिवाइड बाय 2 से 2 कर गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ यहाँ पे आई लैम्डा डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी भी इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्ट्रेट कंडक्टर के कारण किसी भी सिंगल पॉइंट पे। अब ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ पे कहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया। अगला क्वेश्चन करते हैं यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे। एक थीन सर्कुलर रिंग है जिसके ऊपर चार्ज हमने बोल दिया Q, इस रिंग का रेडियस मैंने बोल दिया R रेडियस है इसका। ठीक है, R रेडियस हो गया। यहां से A डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, वहां पे हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ। तो इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालना है पॉइंट P पे, ये हो जाएगा इसकी एक्सिस पे। तो कैसे फाइंड करेंगे, Q चार्ज यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब Q यहाँ 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 सभी जगह पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालना, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसीलिए हम यहाँ पर फिर से कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे। छोटा सा एलिमेंट, क्योंकि सारे चार्ज के कारण एक साथ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ नहीं निकाल सकते हैं। हमने अभी तक केवल पॉइंट चार्ज के बारे में इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डिस्कशन किया है, इसीलिए हम यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं dx का। कितना एलिमेंट लेते हैं dx का, और यहाँ से इस पॉइंट की डिस्टेंस को मैं बोल देता हूँ ये डिस्टेंस है y। तो y की वैल्यू कैसे निकालोगे, y² किसके इक्वल होगा, ये एक ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल बनाए तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे r के इक्वल आएगा जो कि इसका रेडियस है रिंग का। तो y स्क्वायर को हम लिख सकते हैं r² प्लस a स्क्वायर। समझ पाए क्या, y का वैल्यू यहाँ से फाइंड करें तो किसके इक्वल आएगा, रूट r² प्लस a स्क्वायर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं r² प्लस a स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, तो यहाँ तक सबको क्लियर है y का वैल्यू कैसे निकाला। अब इस पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालना है इस छोटे से चार्ज के कारण, पॉइंट चार्ज के कारण, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट से दूर की तरफ होगा, क्योंकि चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज। तो ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड।
सिमिलरली जैसा ये छोटा सा एलिमेंट ऊपर है वैसा का वैसा छोटा सा एलिमेंट नीचे भी होगा, तो इसके कारण भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसे आएगी, दूर की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पे बन रहा है ये एंगल, हम मान लेते हैं थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा, क्योंकि जैसा हमने एलिमेंट ऊपर लिया जस्ट उसके अपोजिट एलिमेंट हमने नीचे लिया है, तो ऊपर का एंगल थीटा तो नीचे का एंगल भी थीटा। अभी ये एंगल थीटा है तो ये दोनों एंगल भी थीटा थीटा होंगे। ठीक है, अभी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ d है, तो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ d होगा। d का ये वाला कंपोनेंट होगा d cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट होगा d sin थीटा। फिर से इस d का ये वाला कंपोनेंट d cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट होगा d sin थीटा। तो d sin थीटा दोनों तो इक्वल है और एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब ये वाले सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, केवल कौन से कंपोनेंट ऐड होंगे यहाँ पे, d cos थीटा वाले। तो अगर यहाँ पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E लिखना है तो वो किसके इक्वल होगा, अब ये एलिमेंट के कारण जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है उतना इधर के कारण भी आएगा, इधर के कारण भी आएगा, सब एलिमेंट के कारण आएगा। तो d cos थीटा वाले सारे एलिमेंट्स को ऐड कर दो, और ऐड करना मतलब क्या करना, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेट कर दो d cos थीटा को, तो हमारे पास में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इस पॉइंट पे कितना होगा हम फाइंड कर लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, अब ये छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड D ये किसके इक्वल होगा वो देखो, D इज इक्वल टू क्या होता है, KQ बाय R स्क्वायर। तो K इनटू Q की जगह क्या लिखेंगे, DQ, यहाँ का चार्ज K DQ डिवाइड बाय R स्क्वायर की जगह लिख देंगे हम Y स्क्वायर। और हम जानते हैं कि DQ चार्ज क्या है, छोटा सा चार्ज इसके ऊपर। अब देखो इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालना हुआ अगर पूरी रिंग का, तो Q चार्ज को हमने कहां पे डिस्ट्रीब्यूट किया है, लीनियर चार्ज डेंसिटी Q चार्ज को कहां पे डिस्ट्रीब्यूट किया है, पूरी रिंग के सरकमफेरेंस पे। तो पूरी रिंग का सरकमफेरेंस अगर देखें तो कितना होता है 2 पाई r, तो यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज आएगा, Q बाय 2 पाई r। ये आ गया यूनिट लेंथ का चार्ज, यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अब लीनियर चार्ज डेंसिटी ये है, तो हमें तो कितनी लेंथ का चाहिए, इस छोटी सी लेंथ dx का चाहिए हमें। ठीक है, तो dx का जो होगा वो कितना चार्ज आएगा, dq विल बी q बाय 2 पाई r इनटू, यहां पे लिख देंगे हम dx। क्या समझ में है, इस लेंथ का हमने क्या निकाल लिया। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को dq की वैल्यू को रख देते हैं यहाँ पे। तो d कितना आएगा, d विल बी k इनटू q बाय 2 पाई r इनटू dx। इस d की वैल्यू को उठा के कहां रखते हैं, यहाँ इनटू dx इनटू y स्क्वायर भी आएगा नीचे y। इस वैल्यू को अगर यहाँ रखेंगे तो d की वैल्यू होगा जरा k कैपिटल Q dx डिवाइड बाय 2 पाई r इनटू y स्क्वायर इनटू ये cos थीटा। अब देखो k कांस्टेंट है, कैपिटल Q पूरी चार्ज रिंग के ऊपर जो चार्ज है वो कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट, r रेडियस ऑफ द रिंग कांस्टेंट, y स्क्वायर मतलब ये वाली डिस्टेंस जितनी इस चार्ज की डिस्टेंस होगी उतनी इस चार्ज की, उतनी इस चार्ज की, मतलब ये y डिस्टेंस भी कांस्टेंट है। तो y स्क्वायर और d k q 2 पाई r y स्क्वायर ये सब इस इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे, और जितना ये वाला एंगल बनेगा उतना ही ये वाला एंगल भी, उतना ही ये वाला एंगल, तो cos थीटा भी इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो क्या क्या बचेगा अंदर वो देखो, k q cos थीटा
डिवाइड बाय 2 पाई r इनटू y स्क्वायर और अंदर क्या बचा dx। अब ये dx क्या है, ये लेंथ। लेंथ हमें कितनी लेंथ के लिए निकालना है यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पूरी लेंथ के लिए। तो हम यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं 0 से 2 पाई r तक, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, बचता है k क्यूब cos थीटा डिवाइड बाय 2 पाई into 2 पाई r into y स्क्वायर into 2 पाई r। dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x और x की वैल्यू क्या है 2 पाई r माइनस 0, मतलब बचेगा 2 पाई r। ये 2 पाई r से 2 पाई r कट जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा इस पॉइंट पे वो देखो कितना आएगा, k into q into cos थीटा। अभी cos थीटा की वैल्यू अगर लिखे तो cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस है हमारा a और हाइपोटेन्यूज है y into y स्क्वायर पहले से मौजूद है नीचे। तो हम y into y स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, y क्यूब, k क्यूब into a डिवाइड बाय y। अब y की वैल्यू कितनी है, हमने पहले ही कैलकुलेट की थी, y की वैल्यू r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 1/2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ इस पॉइंट पे आएगी k क्यूब a डिवाइड बाय r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब k की वैल्यू भी हमें पता है कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q इनटू a डिवाइड बाय r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी भी रिंग की एक्सिस पे पॉइंट है उसके लिए। देखो क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, और एक और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। एक और क्वेश्चन क्या होगा वो देखते हैं। अगर ये रिंग पूरा ना होता हुए आधा होता, ये हाफ सेमी सर्कुलर रिंग होता, तब इस सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। इस पूरी रिंग के ऊपर हमने चार्ज दिया है q, इस रिंग का रेडियस हमने मान लिया है r। तो इस पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ फाइंड करना है तो हम जानते हैं कि यहाँ से हम डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए एक छोटा सा एलिमेंट लेना होगा, और वो छोटा सा एलिमेंट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ये छोटा सा एलिमेंट लिया मैंने, dy एलिमेंट लिया। अब ये वाली जो डिस्टेंस है ये तो r होगी रेडियस के इक्वल, और ये एंगल में लेता हूँ यहाँ से थीटा का एंगल लेता हूँ। तो थीटा पे ये जो छोटा सा एलिमेंट है कितना एंगल बनाएगा, छोटा सा एंगल d थीटा। यहाँ पे टोटल एलिमेंट का एंगल थीटा है, तो छोटा सा एलिमेंट कितना एंगल बनाएगा d थीटा। अब इस छोटे से एलिमेंट के कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इधर आएगा, कितना आएगा d। तो छोटा सा चार्ज है, ये छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब जैसा एलिमेंट इधर है वैसा का वैसा एलिमेंट यहाँ पे भी होगा, जो यहाँ पे थीटा डिग्री का एंगल बना रहा होगा, ठीक है। इसके कारण भी इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा d। अच्छा ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। d का ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा d cos थीटा, और इस d का भी ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा d cos थीटा। दूसरे कंपोनेंट की बात करें तो ये वाला हो जाएगा d sin थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा d sin थीटा के इक्वल, ठीक है। तो अब d sin थीटा दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। मतलब केवल कौन से कंपोनेंट जुड़ेंगे फिर से, d cos थीटा वाले। तो d cos थीटा वाले अगर सारे कंपोनेंट्स को जोड़ दो तो यहाँ पर मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ लिखी हुई इस पॉइंट पे, तो क्या लिखूंगा d cos थीटा का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इस स्मॉल d की वैल्यू हम निकालते हैं, कितनी होगी इसकी वैल्यू। d की वैल्यू होगी, फिर से हम पॉइंट चार्ज के कारण जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी आती है भाई, k
dq डिवाइड बाय r स्क्वायर, और r स्क्वायर इसकी रेडियस के इक्वल होगा, मतलब हम लिखेंगे यहाँ पे कैपिटल R। अब देखो dq क्या लिखेंगे, अच्छा टोटल इस सरकमफेरेंस पे कितना हमने चार्ज दिया है q, तो यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज होगा उसे हम लिखेंगे लैम्डा से, और होगा कितना q बाय 2 पाई r के इक्वल। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई q बाय 2 पाई r। ये तो यूनिट लेंथ का चार्ज, हमें कितनी लेंथ पे चाहिए, dy लेंथ पे, तो dy लेंथ पे चार्ज चाहिए dq, तो ये हो जाएगा लैम्डा इनटू dy। समझ पाए क्या, ठीक है। तो dq हो जाएगा लैम्डा की वैल्यू है q बाय 2 पाई r इनटू कितनी लेंथ पे निकालना है, dy लेंथ पे, तो यहाँ पे लिख देंगे हम dy, तो dq चार्ज हो जाएगा q बाय 2 पाई r इनटू dy के इक्वल। अब देखो dy को क्या लिख सकते हैं, dy हम जानते हैं कि आर्क अपॉन रेडियस, मतलब dy तो हुआ r और रेडियस हुआ r, ये किसके इक्वल होता है, d थीटा के इक्वल। छोटा सा एंगल और ये हो गया छोटा सा आर्क और ये हो गई रेडियस, तो आर्क डिवाइड बाय रेडियस ये होता है एंगल d थीटा, तो हम dy को लिख सकते हैं r d थीटा। क्या समझ पाए, ठीक है। तो यहां से हम लिखते हैं dy की वैल्यू, तो dq चार्ज आ जाएगा भी q बाय 2 पाई r। अच्छा एक बात यहाँ पे देखो कि यहाँ पे 2 पाई r नहीं लिखेंगे, 2 पाई r तो क्या हो जाएगा, पूरी रिंग का जो सरकमफेरेंस होता है वो, हमें तो हाफ रिंग का सरकमफेरेंस चाहिए, इसलिए यहाँ पे केवल पाई r लिखेंगे। क्या लिखा जाएगा, पाई r। तो dq इज इक्वल टू हो जाएगा q बाय पाई r इनटू dy की वैल्यू लिख देंगे हम r इनटू d थीटा, तो ये r से r कट गया, dq की वैल्यू आई q बाय पाई इनटू d थीटा। ऐसे क्वेश्चन में केवल dq निकालना ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बाकी तो क्वेश्चन इजीली हो जाता है। अब देखो d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, d की वैल्यू आएगी k into dq की जगह पे क्या लिख देंगे, q by pi into d थीटा, तो लिखते हैं हम k into q by pi into d थीटा, ये आ गया हमारे पास d का वैल्यू। अच्छा ये dq ये लिखा, इसके साथ में यहाँ पे नीचे क्या है हमारे पास में r स्क्वायर भी, k into dq की वैल्यू तो pi d थीटा बाय q d थीटा बाय पाई है, और q d थीटा बाय पाई, और r स्क्वायर की वैल्यू तो r स्क्वायर रहेगी, तो r स्क्वायर भी लिख दिया यहाँ पे हमने। अब d की वैल्यू इस इक्वेशन में रखते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E कितना आएगा वो लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ d e cos थीटा, d की वैल्यू लिखेंगे k q d थीटा डिवाइड बाय पाई r स्क्वायर इनटू साथ में क्या है cos थीटा, cos थीटा हो गया। अब देखो ये तो कांस्टेंट है भाई, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होगा, k q बाय पाई r स्क्वायर, कॉमन आ गया यहाँ से क्योंकि कांस्टेंट है, और अंदर बचा cos थीटा इनटू d थीटा। अभी लिमिट पुट करते हैं इसकी, तो लिमिट क्या होगी, देखो यहाँ होगा ये, मतलब इस डायरेक्शन में अगर मेजर करें तो कितना एंगल पाई बाय 2, फिर यहाँ से पाई बाय 2 धीरे 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 क्या हो जाएगा 0, फिर से यहाँ से एंगल बढ़ने लगेगा, कहाँ तक बढ़ेगा पाई बाय 2 तक। तो लिमिट क्या रखेंगे हम, क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला, एक डायरेक्शन का पॉजिटिव तो दूसरे डायरेक्शन का पाई बाय 2 कैसा लिया जाएगा, नेगेटिव, तो लिमिट रखी जाएगी यहाँ पे माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ यहाँ से आई k q बाय पाई r स्क्वायर इनटू cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा, अपर लिमिट हो जाएगी पाई बाय 2 और लोअर लिमिट हो जाएगी माइनस पाई बाय 2। sin पाई बाय 2 की वैल्यू 1, sin माइनस पाई बाय 2 की वैल्यू -1, 1 माइनस -1 मतलब 2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ यहाँ से आ जाएगी 2kq डिवाइड बाय पाई r स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका आंसर।
तो समझ में आया आप लोगों को, जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली कर दिया जाता है किसी भी सरफेस, किसी भी लीनियर रॉड या फिर किसी भी वॉल्यूम के अंदर, तो हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं अपन कि एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, पर हम ये नहीं जानते हैं कि बहुत सारा अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रैंडमली यूनिफॉर्मली, तब उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी आती है। तो इस क्वेश्चन से आपको क्लियर हुआ होगा हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, अभी अगला हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। नेक्स्ट टॉपिक की ओर अपन चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट। देखो कुछ नहीं होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या करते हैं, अगर एक छोटा सा चार्ज -q और दूसरा छोटा सा चार्ज +q, दो चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और उनका नेचर अपोजिट हो, उनको बहुत कम डिस्टेंस पे रख दिया जाए, इस डिस्टेंस को हम लेके चलते हैं 2a, तब इसे क्या बोल दिया जाएगा, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। दो बहुत छोटे चार्ज बहुत ही कम डिस्टेंस पे रख दिए गए हो, तब ये दोनों मिलके क्या फॉर्म कर लेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ इक्वल एंड opposite charges placed at very small separation। एक और चीज होती है आइडियल डाइपोल। आइडियल होने के लिए, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को आइडियल होने के लिए Q की वैल्यू इनफाइनाइट को टेंड करना चाहिए तथा 2a की वैल्यू 0 को टेंड करना चाहिए। इस तरह टेंड करे कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट आए 2 × 2a वो किसी फाइनाइट वैल्यू के इक्वल हो, तब इसे क्या बोल दिया जाएगा, आइडियल डाइपोल। समझ पाए क्या, Q की वैल्यू इनफाइनाइट को टेंड करे और 2a की वैल्यू 0 को टेंड करे, इस तरह टेंड करे कि इन दोनों का प्रोडक्ट एक फाइनाइट वैल्यू आए, तब इसे बोल दिया जाएगा एक आइडियल डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल तो इन कॉम्बिनेशन को बोलते हैं। फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बेसिकली कुछ नहीं होता है, किसी भी एक चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को जब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो उसे बोल दिया जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। लिखते हैं हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या होता है, इट इज प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज in electric dipole and separation between both charges। रिप्रेजेंट किससे करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को, P से, P वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी डायरेक्शन होगी -q से q की तरफ। ये बात आपको याद रखना है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी है, पॉजिटिव वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज अ वेक्टर
क्वांटिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को P से रिप्रेजेंट करते हैं और P वेक्टर किसके इक्वल होगा, Q इंटू 2a वेक्टर के, जो 2a क्या होगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, अभी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट समझ में आया क्या होता है। अच्छा, यूनिट क्या होगी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो कूलम इनटू मीटर ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट। और भी यूनिट निकालेंगे हम, ऐसा यूनिट इसकी। इतना समझ में आया भाई, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, किसके कारण आता है, क्या होता है। पहले तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट स्मॉल सेपरेशन, ये होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और इसका वैल्यू कितना होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का वैल्यू P = Q × 2a। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इसके ऊपर कितना टॉर्क लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल की डिफरेंट पोजीशन के ऊपर, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।